बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की जो वीडियो है ये MPH 100 के क्विज़ेज़ की है। ठीक है, जितने भी क्विज़ेज़ हैं जिसमें रिपीटेड MCQs भी हैं हमारे पास और थोड़े से कुछ पास्ट पेपर के भी हैं। और ये फ़ाइल जो है मुझे भी एक स्टूडेंट ने सेंड की है, बट ये ब्लर है और इस पर भी मैंने इसकी वीडियो बना ली कि चलो मुझे नज़र आ रहा है, मैं रीड करूँगी, आप लोगों को समझ आ जाएगी एटलीस्ट कि कैसे सॉल्व होता है। और इस टाइप के अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आए तो आपको आराम से करना आ जाएगा। और मैं हर MCQs को, हर जो पॉइंट वो है क्वेश्चन, उसको सही समझाऊंगी एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वाला MCQs, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ अ फॉलोइंग डेटा। मीडियन आपको पता है कि क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। और दूसरा, मीडियन के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम डेटा को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। सही है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर डेटा हमारे पास लिखा हुआ है 4 5 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब आपने इसको काउंट करना है कि ये डेटा टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब जब ऑड आ जाता है तो आप क्या करते हैं, डेटा को डिवाइड करते हैं। यहाँ से 3 हमने ले लिए, यहाँ से 3 ले लिए, बीच में क्या नंबर आ गया 7। तो हमने सेलेक्ट कर दिया 7 ऑप्शन, क्योंकि ये हमारे पास ऑड आया है नंबर। अगर तो ये टोटल 11 होते और इवन आता तो फिर हम 2 नंबर लेते और उसको फिर सॉल्व करते। ठीक है, ये वाले मीडियन के टॉपिक में हमने डिटेल में ये वाले क्वेश्चन किए हुए। तो ये आप दोबारा से जो है इस टाइप का आपके पास MCQs के अलावा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं MCQs। यहाँ पर है द क्वांटिटेटिव वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू इन अ गिवन रेंज इज कॉल्ड। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल या कॉन्टिन्यूस। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में आपने दोबारा से गौर करना है कि लिखा है एनी वैल्यू इन अ गिवन रेंज। गिवन रेंज है, उसमें कोई भी वैल्यू, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, क्योंकि इसमें हर पॉइंट हम ले सकते हैं। अगर डिस्क्रीट होता तो बीच में गैप आए होते। ठीक है, तो फिर एनी वैल्यू हम ना ले सकते। तो एनी वैल्यू की बात है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि कंटिन्यूस वेरिएबल है। नेक्स्ट हमारा MCQs आते हैं हम। द रेंज ऑफ अ स्कोर, और स्कोर दिया है 29 3 143 27 99। ठीक है, ये मैंने सॉल्व अभी कर लिया था, वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करी हूँ, बीच में स्टॉप हो गई थी तो इसलिए ये सॉल्व है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास रेंज हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, 143 सबसे बड़ी वाली और सबसे छोटी यहाँ पर 3 है। तो 143 माइनस हमने 3 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 40 आ गया। तो यहाँ से हमने 40 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। सही है। नेक्स्ट MCQs हमारा आता है, लाइट ऑन कर दिए कि आप लोगों को क्लियर हो। अच्छा, द इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब हमारे पास वर्टिकल लाइन है, आपको पता है कि कोऑर्डिनेट प्लान पे ये वर्टिकल लाइन इस तरह होती है और ये वाली हॉरिजेंटल होती है। ठीक है, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है वर्टिकल लाइन, तो हमें पता है यहाँ पे, और दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, 0 0। तो यहाँ पे x क्या है, 0, और y भी 0 है। तो हमने वर्टिकल लाइन का इक्वेशन देखना है, तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x क्या है। ठीक है, x 0 है, तो इसलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन इस साइड पे लिखे हुए, x इज इक्वल टू 0 वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर हॉरिजेंटल लाइन का हमसे पूछते तो फिर हम देखते हैं कि y एक्सिस हमारे पास क्या है। ठीक है, तो फिर हम y एक्सिस देखते हैं कि y एक्सिस पे हमारे पास कौन सा पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास देखें MCQs आता है, एक मिनट, ये नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, इफ़ द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ अ टू नंबर x एंड y इज़ 5, इफ़ x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू। अब आपको अर्थमेटिक मीन में y की x की वैल्यू दी है और हमें y की फाइंड करनी है। तो आपको अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आता है जो कि हमारे पास है x प्लस वाई, दो वैल्यूज़ जो होती हैं हमने ऐड करनी होती है ना, और डिवाइड बाई 2 करते हैं जितनी भी वैल्यूज़ हो। यहाँ पे x और y है और हमारे पास टोटल जो हमें दी हुई है, नंबर क्या दिया हुआ है, वो 5 दिया है। तो इक्वल के साइड पे क्या है, 5। अब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा नहीं, एक मिनट, ये y इज़ 5, अच्छा x और y फाइंड करना है, इज़ 5। ठीक है, टोटल 5 है, x हमारे पास 3 है। यहाँ पे हमने x 3 डाल दिया, y एज इट इज़ रह जाएगा, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। अब पहले 2 इस तरफ सेंड करेंगे हम, 3 प्लस y इज इक्वल टू 5। डिवाइड हो रहा था ना, यहाँ पे जो की क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 2 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 2 10। अब हमने 10 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो हमने वहाँ भेजा तो माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, तो यहाँ पे y क्या आ गया हमारे पास, 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, 7। उम्मीद है समझ आई होगी आपने क्या किया है। यहाँ पर फिर से देख लें, x और y लिखा, यहाँ पे हमने x और y लिया हुआ है ना,
क्वेश्चन में गिवन है, और डिवाइड बाय 2 होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं हमने उसको 2 पे डिवाइड करना होता है, और इक्वल की साइड पे हमें टोटल नंबर भी दिए हुए कि x और y का जो दोनों है सम आपके पास 2 नंबर्स जो है वो क्या आता है 5 आता है, तो हमने इक्वल की साइड पे 5 रखा। यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू थी तो हमने x की डाली, डिवाइड में 2 एक्स्ट्रा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे 3 के साथ क्या है कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस हो है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमने माइनस किया तो हमारे पास 7 आंसर आते हैं। ठीक है, इस तरह का आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि प्राइस पीसीज ऑफ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन और कॉल्ड डेटा। अच्छा, अब हमारे पास डेटा क्या है, आपको पता है कि आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो या नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू, वो सारा डेटा होता है। हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि मैथमेटिकल फॉर्म में डेटा हो, हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी डेटा हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगी, ट्रू होगी। सही है, यहाँ पे ऑप्शन ट्रू करेक्ट है, यहाँ पर मेंशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इन इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक वी स्टडी। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स जब हमने किया था, प्रोबेबिलिटी की बात आई गेस थोड़ा सा टॉपिक था या प्रोबेबिलिटी से पहले था, उसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी बहुत सारी जो है स्टैटिस्टिक की। तो यहाँ पर हमारे पास स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन में आता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक क्या होता है कि ये मेथड होता है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, आप लोग मुझसे कहते हैं ना कि एमसी मैम डेफिनेशन याद करना ज़रूरी है कि नहीं, तो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ये MCQs में आ सकती है। तो यहाँ पर हमें इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन पूछी हुई है, जो कि हमारे पास द मेथड टू मेक डिसीजन अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल रिजल्ट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन क्या है, सैंपल रिजल्ट, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है यहाँ पर, एक मिनट, द फर्स्ट हैंड एंड अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड, फर्स्ट हैंड मतलब सबसे पहला, ठीक है, अनऑर्गेनाइज मतलब सबसे पहला वाला स्टेप होगा जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी फिर सेकंड स्टेप पे आ जाता है जो कि ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास एक और MCQs आता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आर। अब आपको पता है कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब हम सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं एक के बाद दूसरी उसमें ऐड होती रहती है ना, ऐड होती रहती है, तो उसका क्या मतलब कि वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ से इंक्रीजिंग ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक मिनट ये क्लियर हो जाए। अच्छा, if the observation of a variable x are -4, -20, -30, -40 and -36, then the value of a range will be। अब देखिए यहाँ पर रेंज वाले बहुत से MCQs पूछे गए हैं। अब रेंज आपको पता है, रेंज में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर इन्होंने डेटा क्या किया है, नेगेटिव में दिया है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है। तो हमने मैक्सिमम यहाँ पर, आपने ऐसे नहीं करना कि 44 बड़ा लग रहा है आपको तो आपने 44 -4 करना है, नहीं, यहाँ पे बड़ा क्या है, -4 बड़ा है, क्योंकि वो छोटा नंबर है। जितने माइनस में आगे जाते जाते हैं वो आपके पास वैल्यू और छोटी होती जाती है। -44 करते हैं। ठीक है, ये माइनस करना होता है, बीच में माइनस, और ये -44 के साथ भी माइनस अपना लगा हुआ है। सही है, वो अंदर ही रहेगा। -4 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, +44। तो अब आपके पास माइनस प्लस क्या करना है, देखिए ये -4 एज इट इज़ आ गया, ये बाहर वाला माइनस अंदर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया। अब हमने करना क्या है, जब प्लस माइनस होता है तो आपने करना वो होता है जो साइन कहता है, और साइन बड़े का लगता है, माइनस प्लस माइनस, तो आपने करना है -44 में से 44 गया तो 40 आ गया, लेकिन साइन बड़े का लगेगा, इसलिए +40 आंसर है। सही है, यहाँ पे ऑप्शन में -40 भी दिया हुआ है, लेकिन आपने क्या सिलेक्ट करना है, +40, ये +40, क्योंकि हमारे पास साइन बड़े का लगता है। सही है, नेक्स्ट हमारे पास MCQs आता है, द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड अगेंस्ट द अपर क्लास बाउंड्रीज ऑफ अ कोरस्पॉन्डिंग क्लास। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अपर बाउंड के उसमें बनती है, करस्पॉन्डेंस में बनती है। जब भी हम बनाते हैं तो अपर क्लास एक साइड पे तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs हमारे पास आता है, इफ़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ वेरिएबल x आर, वही है वही वाला। ठीक है, ये अब हमें रेंज का दोबारा से वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 40 आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है MCQs हमारा, एक मिनट, अच्छा है, द वेरिएबल हुज कम्यूटेटिव, नहीं कैलकुलेशन, अच्छा, द वेरिएबल हुज कैलकुलेशन इज
done according to height, length and width are categorized as। अच्छा, अब आपको ये हमसे पूछा हुआ है कि कौन सा वेरिएबल है। आपको पता है हाइट भी हमारे पास पॉइंट्स में आती रहती है, हम कहते हैं ना 6.5 की हाइट है इसकी। लेंथ भी हम कहते हैं कि पॉइंट्स में आती रहती है। वेट होता है हम कहते हैं 0.4 kg है या 5 kg है। तो ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है? कॉन्टीन्यूस वेरिएबल की एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस बढ़ता रहता है। डिस्क्रीट होता तो उसमें बीच में हम गैप आता तो हम कहते हैं कि ये डिस्क्रीट है, लेकिन यहाँ पे ये जो है वेट, लेंथ, सारी ये चीज़ें क्या होती हैं? कंटिन्यूस वेरिएबल में आती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आर इंक्रीजिंग, ये कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट आता है हमारे पास द रेंज ऑफ अ स्कोर दिया है और रेंज, ये भी हम कर चुके हैं। बड़ी वैल्यू से हमने छोटी को माइनस करना है। 43 माइनस 3 तो हमारे पास 140 आता है। यहाँ से ये 140 वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, कर चुके हैं हम ये वाला। फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन इज हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मीन। ये फॉर्मूले हैं, आप लोग ये कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा है। तो आपको क्वेश्चन होगा तो आपको दिया होगा कि कौन सा करना है, लेकिन अगर आपको इस तरह का दिया हो, रेशो की फॉर्म में दिया हो या आपको डेफिनेशन पूछने का कहा हो तो वो क्या होता है? हार्मोन, आपने फिर MCQs में करना होता है, इस टाइप का आता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है ना, रेसिप्रोकल। हमने फॉर्मूला जब हम हार्मोनिक मोशन का मीन्स का किया था तो उसमें रेसिप्रोकल में आता था, 1/समथिंग की फॉर्म में आता था, तो उसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं, ठीक है। ये जब मैंने वो करवाया था, एक्सप्लेन करवाया था, तब आपको अच्छे से मैंने समझाया था। जिसने नहीं किया वो दोबारा से जाके थोड़ा सा चेक कर ले। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इज अ फ्रीक्वेंसी डैश देन द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ अ क्लास। तो हमारे पास ये क्या होती है? लेस होती है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो है अपर क्लास वाली बाउंड्री से लेस होती है या उसके इक्वल हो सकती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ से हमारे पास। नेक्स्ट है द मोड ऑफ अ लिस्ट। अभी मोड आपको पता है ज़्यादा रिपीटिव वैल्यू होती है, तो यहाँ पे देखें 2 2 दफ़ा है, 1 1 दफ़ा है, 4 1 दफ़ा और 3 हमारे पास क्या है? 3 दफ़ा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा? मोड 3 दफ़ा। जो ज़्यादा रिपीटिव डेटा में वैल्यू होती है उसको हम मोड कहते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया है फॉर अप्लाइंग द बायोनॉमियल थ्योरम और दिया हुआ है 1.06 और पावर दी है 11 कैन बी रिटन एज। अब बायोनॉमियल थ्योरम में हमारे पास a प्लस बी या उसमें कहते हैं a प्लस बी और होल उसके ऊपर n आता है। तो हम क्या करते हैं? अब यहाँ पर 1.06 है ना, तो हमने इसको दो हिस्सों में कैसे करेंगे? 1 प्लस 0.6 होगा ना, 0.6 आ गया अलग से, या 0.6, यस 0.06 आएगा, क्योंकि 1 की जगह क्या लग गया? 0 लग गया, ठीक है। और पावर में 11 एज इट इज़। तो हमारे पास यहाँ से ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, 1 प्लस 0.06, सही है। अच्छा, इसको आई गेस मुझे भूल रहा है, आई गेस माइनस आता है। ये सर आप लोग काइंडली कंफर्म कर लेना कि या माइनस आता है या प्लस आता है, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा फार्मूला भूल रहा है कि माइनस वाला या प्लस वाला है। इन दोनों में ज़रा कन्फ्यूजन है, ज़रा चेक कर लेना। अभी मैं वीडियो स्टॉप करके इसको वो नहीं कर सकती वेरीफाई, ज़रा इन दोनों में आप जो है चेक कर लेना, ठीक है। ये 10 वाला नहीं, ये 11 वाला। पावर में 11 है ना, तो इसलिए 11 ही आएगा, लेकिन प्लस है या माइनस, इसमें थोड़ा मैं कन्फ्यूज़ हूँ, तो इसको आप वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन द सिटी ड्यूरिंग 2020। अब ये देखें, एक्सीडेंट हमारे पास कब हुए और कंटिन्यूसली तो नहीं हुए ना, बीच में गैप्स आता है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास आता है if the maximum value of a series is 25 and the range is 15, the minimum value of a series। अब हमारे मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है और रेंज दी हुई है, हमने मिनिमम करनी, तो वैसे ही कर रहे हैं। रेंज की जगह हमने 15 लिख दिया, रेंज इस साइड पे होता है, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 25 है, माइनस मिनिमम वैल्यू हम कर देते हैं जो कि हमें नहीं पता, ठीक है। अब हमने क्या करना है? मिनिमम वैल्यू करना है। तो यहाँ पे ये क्या हो रही है? प्लस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। तो 15 माइनस 25 इज इक्वल टू, हमने मिनिमम वैल्यू की, इसको माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है? इसको माइनस करके देखें, 15 में से 25 गए तो हमारे पास 10 आता है। तो यहाँ से क्या ऑप्शन होगा? 10 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द वेरिएबल हुज, एक मिनट, कैलकुलेशन इज डन अकॉर्डिंग टू हाइट लेंथ। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, जब लेंथ हाइट इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल में काउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ वेरिएबल, वही रिपीट हुआ है कि अब नेगेटिव में रेंज दी हुई है तो नेगेटिव वाला छोटा होता है, यहाँ से 40 वाला ऑप्शन करेक्ट है। कितने ज़्यादा देखें रिपीट हुए हैं, तो ये इस तरह के रिपीटिव MCQs पेपर में आपके ज़्यादातर आ सकते हैं। विच वन इज़ नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है? हमारे पास वेरियंस होता है, रेंज, इंटरकोटाइल रेंज, ये सारी जो है हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आते हैं, लेकिन 50% जो है अब वो परसेंटाइल में आ गया, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है
क्लास मार्क इज़ द वैल्यू विच डिवाइड द क्लास इनटू डैश इक्वल पार्ट। तो हमारे पास क्लास मार्क होता है, इसको हम क्लास वो भी कह सकते हैं, आई गेस क्लास बाउंड्री। तो उसमें क्या होता है कि हम 2 पार्ट्स में जो है डेटा को डिवाइड कर देते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है अ ग्राफ ऑफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ओगिफ, ठीक है, ओगिफ, इसको हम ओगिफ कहते हैं। ये हमने शायद लेक्चर में पढ़ा भी है, आई गेस ये सिर्फ एक डेफिनेशन के उसमें आया हुआ है, ठीक है। द वेरिएबल विच इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल इज कॉल्ड इंटरक्वार्टाइल रेंज। ये इंटरक्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है कि हम थर्ड वाला और उससे माइनस करते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है। तो जब हमने इंटरक्वार्टाइल किया था उसमें मैंने ये फॉर्मूला करवाया था। बाकी जो है डेसाइल और ये सारे जो हैं आपके पास इसकी अलग से, ये डेसाइल 10 को कहते हैं, क्वार्टाइल 4 को कहते हैं, और परसेंटाइल फिर 100 वो हो जाता है, परसेंटेज जैसे 100 होती है, ठीक है। तो इंटरक्वार्टाइल में क्या होता है कि थर्ड से हम फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम विच कैन बी यूज एज एक्स एक्सिस। तो हमारे पास हिस्टोग्राम जब हम बनाते हैं तो उसमें क्लास इंटरवल जो होता है वो हमारे पास जो है एक्स एक्सिस पे यूज़ होता है, ठीक है। यह हिस्टोग्राम जब बनाया था तब मैंने आप लोगों को समझाया था उसमें। नेक्स्ट हमारे पास आता है द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाई इन डैश ऑफ अ सर्कल। अब हमारे पास इंटीरियर है और एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब बीच का हिस्सा, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला हिस्सा, और बाउंड्रीज क्या होती हैं वो उसका बिल्कुल दायरा। बाउंड्री से बाहर एक्सटीरियर होता है और अंदर जो होता है इंटीरियर होता है। तो इसलिए हमारे पास बाउंड्री के अंदर का है तो इसलिए इंटीरियर, इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अ ग्राफ ऑफ अ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ओगिफ, ठीक है, ये हमने अभी पीछे पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज टेकन ऑफ अ पॉपुलेशन वेरिएंस देन द कैलकुलेशन मीन इज ट्रांसफर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको पता है वेरिएंस के फॉर्मूले के अगर ऊपर के रूट लगा लें तो वो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि स्क्वायर रूट का जो है पॉपुलेशन हो तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, सही है। मैं वीडियो स्टॉप नहीं कर सकती क्योंकि ये जो है बड़े मोबाइल बड़ी ट्रिक पे लगी हुई है। आप लोग ये सॉन्ग पीछे सुन लें शादी के किसकी शादी हो रही है। अच्छा, द रेंज ऑफ अ स्कोर, और हमें रेंज दी हुई, स्कोर दिया हुआ है, वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 40 आंसर आता है। मैं स्पीड लगाती हूँ कि जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अच्छा, हमें इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है और रेडियस दिया हुआ है सेंटर ऑफ सर्कल। आपको ये मैंने क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ था कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक्स माइनस और एक्स की एक्सिस पे जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं ए ले लें, और उसके ऊपर स्क्वायर होता है और बीच में हमारे पास आता है प्लस, और दूसरी साइड पे होता है वाई माइनस और बी ले लें, उसके ऊपर आता है स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास सर्कल का वो होती है, फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पर एक्स की एक्सिस में हमारे पास क्या है, 0, तो हमने क्या लिख लिया, एक्स माइनस 0 लिख लिया का होल स्क्वायर प्लस एज इट इज़ वाई के साथ क्या है हमारे पास, वाई डायरेक्शन में हमारे पास है 6। अच्छा, ये 0 नहीं है, ये 6 है, ठीक है। वाई डायरेक्शन में 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर हमारे पास क्या है 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स की एक्सिस के साथ 0 है तो इसलिए हमने एक्स खाली एक्स स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। 0 का तो स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो यहाँ से ये वाली ऑप्शन करेक्ट है जिसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये हमने क्वेश्चन पूरा किया हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है द फर्स्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ डिक। अच्छा, फर्स्ट टर्म आपको पता है पहली वाली टर्म होती है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, x/3, और ये लास्ट टर्म होगी क्योंकि 2 ही टर्म है इसमें, तो ये दोनों के होल स्क्वायर है, सॉरी होल के ऊपर पावर 5 है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, x/3 की पावर 5, ये ऑप्शन आते हैं। अगर आपको कहते हैं कि लास्ट टर्म बताएं तो आपने 1/x का जो है 5 करना था। आपको पास ऐसे भी आ सकता है कि 1/x के ऊपर 5, सॉरी x के ऊपर 5 करें, या आप ऐसे लिखें कि 1/x के ऊपर 5, क्योंकि 1 के ऊपर जितनी दफ़ा करें तो 5 ही आएगा। तो या ये वाला ऑप्शन दिया हो या ये, तो दोनों करेक्ट है, ठीक है। अक्सर ट्रिक के लिए ये वाला ऑप्शन दे देते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये हो या ये हो तो फिर हम सही करते हैं लास्ट वाली टर्म के लिए। फर्स्ट टाइम का टर्म का तो इसलिए x/3 के ऊपर 5 वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ 2 नंबर x एंड y, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन का डिवाइड करने वाला। फिर नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट हमारे पास MCQs आता है dash is use the division of a circle into different sector। अब आपको पता है हमारे पास सर्कल ग्राफ होता है जिसको हम कहते हैं पाई चार्ट भी कह सकते हैं। वो क्या करता है कि इस पूरे जो ग्राफ है उसको डिवाइड कर देता है डिफरेंट सेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सर्कल ग्राफ, हमने पाई चार्ट पढ़ा हुआ है ना, यहाँ पर सर्कल ग्राफ उसका दूसरा नाम यूज़ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास MCQs आता है, द बार चार्ट विच रिप्रेजेंट कंटिन्यूस डेटा कैन बी हिस्टोग्राम। ये हमने जब चार्ट मैंने बनाए थे रफ से, तो उसमें जो है मैंने बताया था कि बार चार्ट को हम हिस्टोग्राम भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन अ मर्जर ऑफ सेंटर ऑफ टेंडेंसिटी। अब आपको पता है सेंटर ऑफ टेंडेंसिटी में हम जो देखते हैं उसको क्या कहते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये तीन जो होते हैं हमारे पास सेंटर ऑफ टेंडेंसिटी। तो मीन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। तो हमारे पास इसने कहा है कि विच वन इज नॉट, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन सही करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये मीन, मीडियन, मोड जो ये तीनों है ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, और क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ टेंडेंसिटी है। तो ये नॉट का है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs हमारे पास आता है, इफ़ द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा इज डिक्रीज द रेंज विच आर नॉट अफेक्टेड। अब हमारे पास अगर कोई डेटा है और उसमें सबसे छोटी वाली वैल्यू, फॉर एग्जांपल 4, 3, 2, 1, 0, चलिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारे पास डेटा है, और अगर इसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले तो हम अरेंज करेंगे सबको चेक करने के लिए, तो हमने अरेंज कर इस डेटा को देखें, पहले तो डेटा है और उन्होंने कहा सबसे छोटी वाली वैल्यू है, अगर उसको हम कम कर देते हैं तो उस किस चीज़ पर इफेक्ट नहीं होता। यहाँ से आप इसको पहले अरेंज करें, 2, 3, 4 और 10 अरेंज हो गया। अब आपने देखना है कि इसमें अगर हम इस डेटा को अगर अरिथमेटिक मीन में करें तो हमने क्या करना होता है, सबको ऐड करना होता है, डिवाइड बाई 2 करना होता है। लेकिन अगर हमने पहली सबसे छोटी वाली वैल्यू को इन्होंने कहा अगर चेंज कर लें, 1 कर ले, तो सारा डेटा चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे जैसे क्या हम करेंगे, अगर अरिथमेटिक मीन के लिए करें तो 2 + 3 + 4 + 10/2 करेंगे ना, लेकिन उससे आंसर हमारे पास कुछ और आएगा। लेकिन अगर हम पहली स्मॉलेस्ट वैल्यू इसको चेंज कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं, 1 लगा देते हैं, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम मोड को देखें तो मोड आपके पास ये जो है मोड क्या होता है, रिपीटिव, ज़्यादा रिपीटिव वैल्यू, तो हमारे पास उससे डेटा भी जो है चेंज हो सकता है कि अगर हम उसको छोटा, अगर सबसे पहली वाली मोड है और उसको डिक्रीज कर दें तो हमारे पास वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 फॉर एग्जांपल 2 दफ़ा था, ठीक है, तो हमारे पास मोड यहाँ 2 आ रहा था, लेकिन अगर हमने 1 को इसको चेंज करके 1 बना दिया तो हमारे पास तो यहाँ पे मोड नहीं हुआ, खत्म हो गया। कौन सी चीज़ चेंज नहीं होती, वो सिर्फ मीडियन है। मीडियन क्या होता है, दरमियान वाली वैल्यू, सही है, मीडियन हमने दरमियान वाली वैल्यू करना है ना। अगर हम यहाँ मीडियन कैसे निकलेगा, यहाँ पे 3 मीडियन है, अगर हम इसको 2 रखें तब भी 3 मीडियन होता है, क्योंकि ऑड नंबर है, ये इन दोनों का अलग कर दिया, मीडियन 2 है। और अगर हम इसको 1 भी रखें तो तब भी मीडियन 3 ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे जब उन्होंने कहा है कि कौन सी चीज़ अफेक्ट नहीं होती, तो वो हमारे पास क्या है, वो मीडियन अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अगर हम सबसे छोटी वैल्यू को डिक्रीज करते थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि द वेरिएबिलिटी विच is defined as a difference between third and first quartile is called interquartile range। थर्ड और फर्स्ट की बात आती है तो वो किसकी होती है, इंटरक्वार्टाइल रेंज की बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQs आता है, the difference between upper and lower quantities is called interquartile range। ठीक है, अब इसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर। अपर किसे कहते हैं, बड़ी वाली जिसको थर्ड कॉलम कहेंगे, और लोअर किसको कहते हैं, सबसे छोटी 1 वाली। तो हमने इन दोनों के डिफरेंस को इसमें हम स्टडी करते हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज भी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वाली, तो यहाँ से ये ऑप्शन है। अब देखें, इंटरक्वार्टाइल रेंज से 3 MCQs आए हैं जो अभी मैंने आपको करवा दी, तो ये इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ 2 नंबर x and y, वही आगे रिपीट, 7 ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे हम कर चुके हैं MCQs। नेक्स्ट आता है, इफ़ द वैल्यू ऑफ first quartile is 49 and the value of a third quartile is 60, then what is the interquartile range। फिर इंटरक्वार्टाइल वाला आ गया। आपको पता है थर्ड वाली से माइनस करते हैं हम फर्स्ट वाली, तो यहाँ पे थर्ड वाली हमारे पास क्या है, 60, और फर्स्ट वाली हमारे पास क्या है, 49। तो 49, 60 में से 49 माइनस करें तो 11 आते हैं हमारे पास, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन 11। ठीक है, इंटरक्वार्टाइल रेंज का जो फॉर्मूला है उसमें हम बड़ी थर्ड वाली वैल्यू से हम फर्स्ट वाली को माइनस करते हैं, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास, इफ़ द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अ 2 डेटा आर इक्वल देन। अच्छा, मीन, मीडियन, मोड हमारे पास अगर किसी डेटा के सेम है तो वो कहते हैं दूसरे डेटा का भी मीन, मीडियन, मोड सेम है, तो क्या वो दोनों क्या सेम हो गए, बोथ डेटा सेट हैव नेसेसिटी इक्वल, नॉट नेसेसिटी इक्वल, या बोथ डेटा शुड बी इक्वल। अब आप लोगों ने सोचना है, इसमें 2 डेटा हैं, उसमें मीन, मीडियन, मोड दोनों के सेम है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस हो गया, बाकी चीज़ें तो सेम नहीं है ना, क्या पता वो चीज़ें अलग हो, तो इसलिए वो डेटा हम नहीं कह सकते कि इक्वल है। मीन, मीडियन, मोड की वजह से हम नहीं कह सकते कि वो पूरा डेटा सेम है। ठीक है, हो सकता है कि उसका जो है हमारे पास वो जो है क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, ये चीज़ें चेंज हो, तो हम यहाँ कहते हैं कि बोथ आर नॉट नेसेसरी टू बी इक्वल। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो दोनों इक्वल हो। नेक्स्ट MCQ हमारा आता है कि द मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच यूज ओनली 2 ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। हमारे पास रेंज में मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है, मीन, मीडियन या वो बाकी जो है, उसमें हमारे पास ज़्यादा डेटा भी आ सकता है ना। रेंज में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ हम क्या कहते हैं 2 ऑब्जर्वेशन लेते हैं, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली। ठीक है, तो ये रेंज आता है हमारे पास।
मीन में भी हम सारी वैल्यूज़ देख रहे होते हैं, मीडियन में भी हम सारी को देख रहे होते हैं कि कौन सी वो है, उसमें हम सिर्फ ऊपर लोअर और अपर लेते हैं वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है relative frequency is calculated by dividing the frequency of each individual interval by the total number of observation। ये relative frequency का फॉर्मूला है कि हमारे पास टोटल कैलकुलेशन जो है उसको हम टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर पर। सही है, तो यहाँ से यहाँ पे बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑप्शन आता है। ये हमने शायद फार्मूला पढ़ा हो अपने लेक्चर में, अब वो मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने जो लास्ट सेमेस्टर में वो आप लोगों को पढ़ाया था, इसलिए मुझे ये चीज़ भूल रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, वी मस्ट अरेंज द डेटा बिफोर कैलकुलेटिंग। तो आपको पता है मीडियन में मैं बार बार कह रही हूँ, मीडियन में ये बात नहीं भूलना, शायद मैंने किसी लेक्चर में ना बोली हो, लेकिन पेपर से पहले आप लोगों को एमसीक्यूज़ में पता चल गया होगा कि मीडियन के लिए ज़रूरी है कि डेटा को अरेंज करना है। सही है, तो मीडियन के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ 25 एंड 35 विल बी। लोअर आपको पता है पहली वाली को लोअर कहते हैं, दूसरी को अपर कहते हैं, तो यहाँ पे क्लास बाउंड्री में लोअर वाली है 25। ठीक है, अगर हमने इसको फिर आगे वो करना होता है ना, बाउंड्री बनानी होती है, तो फिर हम कह देते हैं 25.5 और 35 को हम एक नंबर कम करके 34.5 इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें सिर्फ लोअर क्लास बाउंड्री का है, तो वो हमारे पास 25। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, फार्मूला है यहाँ पे फिर से पूछा गया है, हमारा फार्मूला फ्रीक्वेंसी बाय क्लास पर, ये आता है करेक्ट ऑप्शन, ये फार्मूला है, ये याद कर लेना आप लोगों के पास। अगर क्वेश्चन भी आए ना इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको डेटा गिवन होगा, आपको या तो ये नहीं गिवन होगा और ये दोनों दी होगी, तो आपने डिवाइड सिंपल कर लेना है, और अगर आपको एक चीज़ दी हो और ये ना दी हो फ्रीक्वेंसी और वो दी हो, तो आपने डिवाइड वाले को दूसरी साइड पर ले जाके मल्टीप्लाई करना है और फिर जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको शिफ्टिंग विफ्टिंग करने आ गई होगी अब तक। लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज आता है द इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब हॉरिजेंटल में ये स्टार्ट में एक एमसीक्यूज आया था जिसमें हमसे वर्टिकल लाइन पूछा था, एक्स एक्सिस पे होता है और हॉरिजेंटल लाइन वाई एक्सिस पे होता है। तो हमारे पास ये पहली वाली वैल्यू एक्स है और दूसरी वाली वैल्यू वाई है, तो वाई हमारे पास क्या होगी, वाई हमें डायरेक्शन में कहा है ना, तो वाई इज इक्वल टू 2 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, एक्स होता है तो हम कहते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 वाला ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल वाई डायरेक्शन में होता है, तो वाई इज इक्वल टू 2 वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। ये हमारा लास्ट एमसीक्यूज था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में जो है इस एमसीक्यूज में ज़्यादातर मीडियन के पूछे गए हैं, आपसे मॉड के भी पूछे जा सकते हैं, एरिथमेटिक मीन के भी पूछे जा सकते हैं, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक ये सारे भी पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, तो आपने इन सब की अच्छी से तैयारी करनी है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, कुछ ना आई हो पॉइंट तो कमेंट करें, और दूसरा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और तीसरा बस यही लास्ट बात थी। ठीक है, चलें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।